नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव करीब है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे वर्जन यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अपने कार्यकर्ताओं और जनमत को गोलबंद करने में जुटी है और इसके लिए कांग्रेस ने डोनेट फॉर न्याय के नाम से क्राउड फंडिंग शुरू कर दी है। क्राउड फंडिंग शुरू करने की अहम वजह पार्टी के लिए चंदा जुटाने के साथ साथ जनता को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम करना भी है। इस अभियान के तहत चंदा देने वालों को राहुल गांधी के ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट और यात्रा से जुड़ी कुछ अन्य सामग्रियां मिलेंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा 67 दिनों तक चलेगी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 67 रुपए या फिर 670 रुपए या फिर 6,700 रुपए या 67,000 रुपए या फिर 6,70,000 रुपए तक का योगदान दे सकता है। चलिए इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे पदाधिकारी, आपको सुनाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने डोनेट फॉर न्याय कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसके लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से डोनेशन लेने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। और उसी की कड़ी में आज राजस्थान स्टेट से हम इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। पहले भी जब डोनेशन फॉर देश हुआ था तो उसमें सभी राज्यों में राजस्थान प्रथम रहा था और करीब यहाँ से 3.25 करोड़ रुपए के लगभग कार्यकर्ताओं ने डोनेशन दिया था। एआईसीसी ने डोनेट फॉर न्याय के नाम से चालू किया है, जिसकी शुरुआत 3 दिन पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से चालू हुई और पहले दिन 2 घंटे के अंदर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने और सभी प्रदेश और साथ के साथियों ने बड़े पैमाने पर उसके अंदर योगदान किया और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि का हम सब लोगों को उस माध्यम से, उस ड्राइव से पहले 2 घंटे में उसके अंदर हमारे को इजाफा हुआ। और अगर अभी तक का आंकड़ा देखा जाए, चाहे वो डोनेट फॉर देश की बात हो, चाहे डोनेट फॉर न्याय की बात हो, तो लगभग 20 करोड़ रुपया आज पार्टी को अलग अलग प्रदेशों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से सहयोग मिला है। कांग्रेस का डोनेट फॉर न्याय, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या लोकसभा चुनाव जो अब बिल्कुल बेहद करीब हैं, क्या ये एक सियासी मसला है या कुछ और? आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए मेरे साथ सहयोगी सुरेंद्र सोनी जुड़े हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो आंकड़े गिनाए गए हैं कि इतने समय में इतना रुपया यहाँ पर आ गया, पहला सवाल। दूसरा, जिस तरीके से 67 रुपये, 670 रुपये या 67,000 रुपये, ये जो एक फिगर है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? बिल्कुल सर, किसी शायर ने कहा है कि रानी बोला रात है, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और आज ये सुबह सुबह की नई बात है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चंदा ऑपरेशन, यहाँ पर कई ऐसी सियासी तस्वीरें छिपी हुई है जो जल्द ही बाहर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस या फिर एआईसीसी ने दिल्ली दफ्तर से जिस तरीके से ऑपरेशन चंदे का आगाज़ किया है, आप देखिए 2 घंटे के अंदर 2 करोड़ रुपए वहाँ पर आंकड़ा बताया जा रहा है। यानी कि चाहे वो डोनेट फॉर देश अभियान हो या फिर डोनेट फॉर न्याय हो, इसके ज़रिए इन दोनों को मिलाकर के लगभग कांग्रेस पार्टी ने 20 करोड़ रुपए अब तक अर्जित कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 138 साल देश की गांधीवादी पार्टी या फिर मास लीडर पार्टी अगर चंदा जुटा करके लोकसभा चुनाव की अगर तैयारी कर रही है, तो यहाँ पर ऐसी कई तस्वीरें छिपी हुई है, लेकिन वो तस्वीरें बहुत जल्द बाहर आएगी। सुरेंद्र जी, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और कांग्रेस, क्योंकि कई बार
बातें ये भी आती है कि चुनाव में पूरा पैसा चाहिए होता है, पार्टी फंड के लिए भी बड़ी कवायद होती है। तो एक तो वो बात, और दूसरा जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं कोई जुड़ाव हो सकता है? सवाल सीधा सा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये माना जाए कि कांग्रेस अपना पार्टी फंड उसको मजबूत करने में जुटी है। बिल्कुल, यहाँ पर कहना लाजमी होगा। देखिए, जिस तरीके से समय समय पर लगातार ईडी ने भी कार्रवाइयाँ की है, यहाँ पर इनकम टैक्स का भी, आईटी का भी अलग अलग छापे पड़े हैं कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर। अब यहाँ पर कांग्रेस ये जताना चाह रही है कि कांग्रेस नेता बिल्कुल अब पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। अब जो है वो पार्टी चुनाव लड़ेगी, जनता के बीच जाकर के लड़ेगी, जनता से चंदा मांगेगी। जिस तरीके से राम मंदिर को यहां पर जोड़ा जा सकता है, देखिए यहां पर एक सबसे बड़ा यहां पर जो ट्रम्प कार्ड खेला गया था वो राम मंदिर था। देखिए, राम मंदिर बनने से पहले बीजेपी, आरएसएस या फिर हिंदू संगठन, तमाम जो संगठन थे, उन्होंने लोगों से चंदा मांग करके इकट्ठा किया था। तो वही अब ट्रैक कांग्रेस भी अपनाना चाहती है। कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि 138 साल पुरानी पार्टी है जरूर, लेकिन अभी भी लोगों के बीच जुड़ करके चंदा इकट्ठा करके या फिर चंदा मिशन को तैयार करके लोकसभा 2024 का चुनाव महासंग्राम मोदी ब्रिगेड के सामने लड़ने के लिए चुनौती पर दे रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस यहां यह भी जताना चाह रही है कि हिंदुस्तान की जो आम आवाम है वो उनकी पार्टी के साथ है और इसीलिए उनके पास इतना बड़ा फंड पहुंच रहा है? सर देखिए, यहाँ पर दो तस्वीरें नजर आ रही है। सबसे पहले तो झटका दिया है नीतीश कुमार ने, जिस तरीके से इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था वो पूरी तरीके से खुर्द-बुर्द हो चुका है। देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें बची। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ से ममता बनर्जी। हालांकि तीसरे मोर्चे के रूप में थे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही पाला पलटा और जैसे ही उन्होंने देखा कि अब समय नहीं है। लेकिन हालांकि लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए, एक तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा और दूसरा है यहां पर कांग्रेस का चंदा मिशन। हालांकि इन दोनों का कनेक्शन देखा जा रहा है। एक तरफ गाहें बगाएं ये बात भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी करोड़ों रुपए खर्च करके न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है वो युवाओं को साधने के लिए राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो चंदा इकट्ठा करना चाह रही है। तो ये दोनों तस्वीरें अलग अलग यहां पर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के पास एंटीडोट नहीं है। कांग्रेस हमेशा लगातार रोजाना एंटीडोट ढूंढने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र जी, यहां पर एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, जाहिर सी बात है करोड़ों का खर्चा वहां भी है, लेकिन वहीं पर पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना एक नया फंड चलाकर जिस तरीके से एक पार्टी का जो कोष है उसको मजबूत करने की जो कवायद की जा रही है। बहरहाल देखेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी फंड कितना भरता है, कितना काम आता है और इसके पीछे की सियासी कहानी क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ पल ऐसे आते हैं जो केवल परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और सूबे को गर्व कराने का एहसास दिलाते हैं। ऐसा ही हुआ जब बांसवाड़ा के रहने वाले गौरव शिवम हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सशस्त्र सेनाओं के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल और अंगरक्षक के रूप में सेवा देते नजर आए। आपको बता दें, इस सेवा के लिए दक्ष, योग्य और कुशल सैन्य व्यक्तित्व का चयन किया जाता है, जिस पर खरा उतरने वाले योग्य व्यक्ति को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसमें इस बार भारतीय सेना में सेवारत बांसवाड़ा के शिवम पंड्या को ये मौका दिया गया। वहीं शिवम का कहना है कि भारत में युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए विद्या भारती जैसी संस्थाएं और विद्या निकेतन जैसे गुरुकुल होना जरूरी है ताकि युवा आगे बढ़ सके। ज्ञानवापी केस में आज हिंदू पक्ष में फैसला आया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है और फैसला आने के बाद ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हिंदू पक्ष को व्यास का तहखाना में पूजा करने की इजाजत दी गई है, जिसके तहत जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू होगी और सभी को पूजा करने का अधिकार भी होगा।
देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह के परिवार के एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल जिस समय यह हादसा हुआ तब उनकी कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको बता दें कि बीती शाम को यानी कल शाम इस हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई थी। वहीं मानवेंद्र सिंह, उनका बेटा हमीर सिंह और ड्राइवर घायल हो गए, जिन्हें देर रात इलाज के लिए गुरुग्राम रेफर किया गया है। बिल्कुल, अभी एक सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखा था और संभवतः ऐसी ही एक्सीडेंट का प्रतीत होता है। उसमें गाड़ी स्पीड से जा रही है और अपने राइट हैंड साइड में जो दोनों रोड्स के बीच में जो खाली जगह होती है डिवाइड, उसमें मूव करती है और सामने जो आपकी पुलिया है उसको जोर से हिट करती है। इतना वीडियो में प्रतीत हो रहा है। और जैसे बात हुई जो इंजर्ड थे उनसे, और उसमें जो प्रोफेशनल ड्राइवर है उसी का चलाना अभी तक पाया गया है। तथापि पूरे बिंदु हम जांच कर रहे हैं अभी। हाँ, इसमें 2 एयरबैग खुलना पाया गया है जो हमारे नॉलेज में आया है। बाकी एयरबैग क्यों नहीं खुले, इस संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। आपको बता दें कि कल पेश होने वाले इस बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई सौगात शामिल की जा सकती हैं, जैसे गैस और पेट्रोल के दामों में कमी और किसानों के लिए उन्हें मिलने वाली किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। बजट को लेकर क्या छात्राओं को अपनी वित्त मंत्री से उनकी मांग है, उनकी ख्वाहिश है, आपको सुनाते हैं। कल अंतरिम बजट पेश होने वाला है और आपको बता दें कि कल बजट पेश होते ही निर्मला सीतारमण पिछले अपने कई वित्त मंत्रियों के कगार में जाकर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा करने वाली वो महिला के रूप में छठी बार वो अंतरिम बजट अपना पेश करेंगी। हमारे साथ में इस समय महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है। महारानी गर्ल्स कॉलेज में हम खड़े हैं, कुछ बच्चियां हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि महिला वित्त मंत्री से इनको क्या कुछ उम्मीदें हैं। सर, मैं कहना चाहूंगी कि मैं मतलब कि एक ग्रामीण परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब कि कुछ ऐसी स्कॉलरशिप होनी चाहिए कि गांव की लड़कियां मतलब गांव से निकलकर बाहर बड़ी सिटियों में पढ़ाई कर सके, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके। और जैसे यूनिवर्सिटी अब राजस्थान में देखे तो एक फेमस यूनिवर्सिटी के रूप में देखे तो महारानी है सिर्फ, तो अरे और भी अलग यूनिवर्सिटीज यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब और ऑप्शंस होने चाहिए। हर बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियों को ऐसा ना लगे कि नहीं मैं गलत जगह आ गई, तो ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज होनी। कुछ और भी बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहोगे? जी सर, सबसे पहले तो मेरा नाम सपना है और मैं कहना चाहूंगी लड़कियों की शिक्षा के बारे में कि शिक्षा तो है, इसमें कॉलेज भी मिल रहा है, लेकिन सिर्फ परसेंटेज के आधार पर मिल रहा है। और जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोगों की मानसिकता है कि वो अपनी बच्चों को बाहर कम भेजते हैं। उनकी सुरक्षा के बारे में तो सबसे पहली बात की सुरक्षा होनी चाहिए लड़कियों की, जैसे। और दूसरी बात मैं करूंगी कि फीस के बारे में, तो हम यहाँ आए हैं तो हमारे हॉस्टल की छात्रावास की फीस है वो गवर्नमेंट होने के साथ उसकी फीस नाम मात्र होनी चाहिए, ताकि गरीब जो परिवार है वो भी अपनी बेटियों को बाहर भेज सके और पढ़ा सके। और भी बच्चों से बात करेंगे, आप क्या कहना चाहोगे? आई एम कॉमर्स स्टूडेंट। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने कॉमर्स लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमर्स लेने से मेरे को कुछ अलग सीखने को मिला। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही बोलना चाहती हूँ कि वो कॉमर्स को भी उतना ही डेवलप करा जितना उसने गवर्नमेंट को किया है। तो ये देश का भविष्य है, ये महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, और आगे जाके ये भी न सिर्फ अपने आप को संवारेंगी बल्कि अपने से जुड़े परिवार को भी संवारेंगी। इनका भी बेसिक जो थॉट जो यहाँ से निकल कर आया, इनका कहना है कि सिर्फ एक ही चीज पे गवर्नमेंट फोकस ना करे, स्किल बेस्ड जो भी एजुकेशन है उस पर ज्यादा फोकस करे, ताकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में वीक है तो वो भी खुद को भी संभाल पाए और अपने परिवार को भी संभाल पाए। और परिवार अगर संभलता है, संवरता है, तो एक समाज संवरता है, और समाज के संवरने के बाद में राज्य और देश संवरता है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रोडवेज डिपो बदहाली के दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि डिपो में महज 29 बसें हैं, जिसमें 21 बसें ऑन रोड है, जबकि 4 बसें बिल्कुल कंडम हो चुकी है। बसों की संख्या कम होने से
यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बसें बार बार खराब होती रहती हैं, कई बार तो बसें जंगल में ही रुक जाती है। परिचालकों का कहना है कि परिवहन विभाग की कार्यशाला में बसों को ठीक करवाने के लिए काफ़ी गहमा गहमी करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, रोडवेज बस डिपो पर परिचालक के 58 पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में 21 ड्राइवर ही हैं, जिनके सहारे पर रोडवेज बसें चल रही है। फिलहाल तो स्टाफ और वाहनों की कमी है। अपन को कुल संचालित जो अपन को किलोमीटर आवंटित है उस हिसाब से 31 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से अभी अपन पास 25 ही गाड़ियाँ हैं और 4 ऑफ रोड होने की वजह से 21 ही ऑन रोड है गाड़ियाँ। और मुख्यतः अपने पास बांसवाड़ा सूरत, बांसवाड़ा भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ उदयपुर, प्रतापगढ़ मंदसौर, ये रूट बंद है। इस वजह से यात्रियों को भी असुविधा हो रही है, बराबर प्रति घंटे गाड़ी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से गाड़ियों की कंडीशन क्या है, क्या अभी रोडवेज में वो काम में लेना? खबर डीडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित बांगड़ राजकीय जिला अस्पताल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवराम वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सरकार की निःशुल्क दवा और जांच योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही साथ डॉक्टरों को मरीजों का फौरन उपचार करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अस्पताल की सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और फौरन कमियां मिलने पर उनमें सुधार के निर्देश दिए। सुधार भी गया था, आप जैसे देख ही रहे हैं कि अब यहाँ ये स्थान जो सामने गया पूरा खाली है, पार्किंग व्यवस्था साइड में करवा दी है। बाकी कुछ जगह कोना कानी में सोशल गंदगी इस तरह से मिली है, लोग थूकते रहते हैं, ठीक थूकते हैं। उसके लिए हमने इनको निर्देश दे दिए हैं कि इसको बार बार जो है अपने सफाई कर्मी लगा रखे हैं, उनको बार बार सफाई कराते रहें और कुछ बीच बीच में टोका टाकी भी करें लोगों को कि ऐसे गलत जगह थूकना, पेशाब करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना है। तो ये विशेष करके ये बातें थी, बाकी विशेष कोई खामियां नहीं मिली। पहले भी हमने निरीक्षण किया था, उस टाइम में जो निर्देश दिए। खबर टोंक से है, जहां निवाई पिपलू विधायक रामसाय वर्मा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सोहेला विद्यालय में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह सहित आधा दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा किया। विधायक रामसाय वर्मा मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अवैध खनन को लेकर जीरो टॉलरेंस पर भजनलाल सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अवैध खनन का कारोबार नहीं होगा। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो भी गलत काम हो रहा है आप उसको रुकवाएंगे। जो पहले हो गया 5 साल में, उसको तो जो हो गया वो तो जनता रोकती, लेकिन अब उसको अपन रुकवा रहे हैं और अच्छी कार्रवाई हो रही है। अवैध खनन को लेकर किस तरीके से भजनलाल सरकार करता है? पूरा जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। गांव बहड़ में अवैध खान को दी गई, विभाग के अधिकारी की जांच है, जांच चल रही है, उसका सर्वे करवा लिया है। 28 तारीख को सर्वे हो गया उसका, जांच चल रही है उसकी, और जो भी दोषी है उनको सजा मिले। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कल अंतिम बजट है। चुनावी साल वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए संसद भवन में पेश करेंगी। इसी अंतरिम बजट को लेकर देश भर के लोगों को भी खास उम्मीदें हैं। सहारनपुर के लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों में खाने से लेकर पीने तक सभी खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे घर में रसोई का बजट काबू से बाहर हो गया है। लोगों का कहना है कि सरकार जब सत्ता में आई थी तो घरेलू सिलेंडर पर सब्सिडी देने की बात कही थी, लेकिन सब्सिडी तो नहीं मिली, बल्कि उल्टा सिलेंडर के दाम डबल हो गए। बस पब्लिक हित में ध्यान में रखते हुए क्या गया? अच्छा, किन किन चीजों का पब्लिक हित में ध्यान रखना चाहिए? घरेलू किस तरह की, मतलब जैसे रसोई डेली यूज की। अच्छा, वो बजट में उम्मीद है कम से कम गैस पे गरीब आदमी की जैसे रिटर्न बढ़ जाती है 5 लाख की, उसमें 7 लाख की बढ़ोतरी हो जा, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिल जा लोगों को, क्योंकि फिर इलेक्शन भी है 2024 के, तो ऐसा कुछ हम तो चाहते हैं कि व्यापारी के हितों का होना चाहिए। आम पब्लिक परेशान है महंगाई से, महंगाई थोड़ा कम होनी चाहिए। जो घरेलू चीज़ें हैं उनके दाम कम होने चाहिए, ताकि
वैसे तो राजकाज अच्छा चल रहा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी हर इंसान सोनभद्र जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब विवाह संपन्न होने के बाद सांसद पकौड़ी लाल कौल के भाषण के दौरान कई महिलाएं मंच के पास पहुंच गई और विवाह में मिले उपहारों की शिकायत करने लगी। महिलाओं का कहना था कि दुल्हन को चांदी की पायल और बिछिया न देकर स्टील और गिलट का सामान दिया गया है। इसके अलावा उन्हें कई सामान नहीं मिले हैं और निम्न क्वालिटी के सामान दिए गए हैं। कार्रवाई तो अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन यह जानकारी में है और हम लोग यह पूरी कोशिश करेंगे कि जो उस टेंडर का निरस्त हो और नया टेंडर हो और पूरा सामान। आज विकासखंड 54 में माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह द्वारा 54 ब्लॉक में 121 रजिस्ट्रेशन कुल किया गया था, लेकिन उसमें से 111 ही लोगों का अभी शादी संपन्न हुआ है। और इसमें जो है कि हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो उनको 51,000 रुपये का मतलब 30,000 रुपये उनको नगद खाते में दिया जाता है। कहते हैं कि अपराधी जितना शातिर खूंखार होता है उससे ज्यादा पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। वहीं अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में यातायात पुलिस ने अपराध और अपराधियों के लिए पुलिस की तीसरी आंख काल बनकर अपराधियों के लिए भोकाल बन चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान यातायात पुलिस का तीसरा ऐसा अचूक बाण है जो अपराध और अपराधियों के लिए काल बनकर के आया है। अब जो भी कैमरे लगाने का प्रस्ताव बनाया है, भेजा है, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हैं। केवल एक साधारण कैमरे के तौर पे वीडियो हमारे तक नहीं भेजेंगे, बल्कि उसका एनालिसिस भी करेंगे और एनालिसिस करके हमें बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये पुलिस की तीसरी आंख है। ये तीसरी आंख इन हाई सिक्योरिटी कैमराज की है। ये कैमरे अपराधियों को पहचान भी लेते हैं और उन्हें ट्रेस भी कर लेते हैं। यातायात से संबंधित जो वायलेशंस हैं उसको ही कवर नहीं करेगा, बल्कि अपराधों को की रोकथाम और अपराधों का खुलासा करने का भी काम करेगा। यातायात पुलिस में नई तकनीकी का राहुल प्रकाश नवाचार भी कर रहे हैं। जिन कैमरों को आप देख रहे हैं, दरअसल ये कैमरे ITMS कैमरे हैं। ये कैमरे तेजी से चलने वाले वाहनों को पहचानने के साथ साथ अपराधों को रोकने का काम भी करेंगे। वहीं पुलिस की तकनीक भी लगातार बदल रही है। राजस्थान यातायात पुलिस का तीसरा ऐसा अचूक बाण है जो अपराध और अपराधियों के लिए काल बनकर के आया है। चाहे वो हाई सिक्योरिटी कैमरे हो या फिर कैमरों की जद में आने वाले अपराधी, अब अपराधियों की खैर नहीं होगी। हालांकि ये कैमरे इतने हाईटेक हैं कि इन कैमरों से बच पाना नामुमकिन है। यह कैमरे सीधे IT इंटेलिजेंस के बने सेंटर पर सूचना देते हैं। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ तकनीकी विश्लेषण करने के साथ अपराधियों के कैप्चर किए गए वीडियो को स्कैन भी करेंगे। अब जो भी कैमरे लगाने का प्रस्ताव बनाया है, भेजा है, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हैं। वो कैमरे केवल एक साधारण कैमरे के तौर पे वीडियो हमारे तक नहीं भेजेंगे, बल्कि उसका एनालिसिस भी करेंगे और एनालिसिस करके हमें बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। जैसे मान लीजिए वांछितों की सूची हमने अगर फीड कर रखी है अपने सिस्टम में, जो हमारे वांटेड पर्सन है, तो अगर कोई वांटेड पर्सन उसको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कहीं पे भी दिखता है तो उसको पॉपअप करके हमें बता देगा कि ये वांटेड पर्सन जो है इस जगह पे दिख रहा है। वहीं अब इन कैमरों के सिस्टम में वांछित अपराधियों की सूची अपलोड करते ही शातिर अपराधी इन कैमरों की जद में आ जाएंगे और कैमरा ही सूचनाओं को इंडिकेट करेगा। दरअसल हाई तकनीकी से युक्त पुलिस की तीसरी आंख से बचना नामुमकिन होगा। इन कैमरों को इतना हाईटेक बनाया गया है कि अपराधियों के अनुसंधान में भी यह कैमरे अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई चोरी की गाड़ियों की लिस्ट जो हमारे पास है उसको हमने सिस्टम में डाल दिया है, तो जैसे ही कोई चोरी की गाड़ी कैमरे के आगे से गुजरेगी वो पॉपअप करके बताएगा कि ये गाड़ी जो चोरी की गाड़ियों की लिस्ट में है यहाँ से निकल रही है। तो एक बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए
अपराधियों तक पहुंचना, उनको पकड़ना और अपराधों की रोकथाम करना। वहीं अब प्रदेश में बीजेपी की भजन लाल सरकार बन चुकी है, जो लगातार यातायात पुलिस के मुखिया इन हाई सिक्योरिटी कैमरों को अब उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़ और गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के बॉर्डर पर भी तैनात करने को लेकर पुलिस का अचूक रामबाण प्लान तैयार हो चुका है। ये कैमरे इतने हाईटेक हैं कि इन कैमरों में अपराधियों की पूरी काला चिट्ठा यहाँ पर दर्ज होगा। जैसे ही अपराधी इन कैमरों की जद में आएंगे तो अपराधियों को स्कैन कर ये कैमरे हाई सिक्योरिटी सेंटर बने वहाँ पर सूचना इंडिकेट करेंगे और सूचना इंडिकेट होते ही ये अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर नहीं भाग सकते। अपराधी जहाँ जहाँ जाएंगे कैमरे उनको कैप्चर करते हुए पुलिस को इंडिकेट करते रहेंगे। अब अपराधियों के लिए यातायात पुलिस काल बनकर आ गई है। वहीं अब जल्द ही और हाई टेक्निकल कैमरे शहर में लगाए जाएंगे। वहीं अपराधों की रोकथाम के लिए राजधानी यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। वहीं अब इन तस्वीरों के बाद कैसी नई तस्वीर बनेगी, इसे देखना भी दिलचस्प होगा। पेटीएम पर अब आरबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक अब पेटीएम अपने पेमेंट बैंक से नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाएगा। 29 फरवरी के बाद नए ग्राहक इससे नहीं जोड़ पाएंगे और पेटीएम के लिए यह बड़ा झटका साबित होने वाला फैसला है, जिससे पेटीएम को बड़ा असर पड़ेगा। आरबीआई ने साथ ही साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर भी रोक लगा दी है। आरबीआई का कहना है कि नियमों का पालन न करने की वजह से यह एक्शन लिया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।